नमस्कार दोस्तों, एमपीएन अकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स अक्टूबर 2025 महीने का। इस वीडियो में हम लोग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। और यह जो नवंबर का महीना है, इसमें इलेक्शन है बिहार विधानसभा का। देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर बने रहते हैं या कोई नया चेहरा हमें मिलता है। पहला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने मतदाताओं के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम सूची से हटाए गए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 65,63,000। बिहार में मतदाता सूची के SIR की प्रक्रिया 24 जून 2025 को शुरू हुई थी, जो कि 22 वर्षों के बाद आयोजित की गई। इसके तहत ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त 2025 को जारी हुई और अंतिम सूची जारी हुई है 30 सितंबर 2025 को। इस प्रक्रिया में कुल 65,63,000 नाम हटाए गए, जिनमें लगभग 22 लाख मृत मतदाता, 35 लाख स्थानांतरित मतदाता और शेष डुप्लीकेट नाम शामिल थे। प्रारंभिक संख्या थी 7.89 करोड़ वोटर्स की, जो कि अब घट के हो गई है कितना, 7.24 करोड़ वोटर्स। अंतिम सूची में और 18 लाख नाम जोड़े गए, तो कुल मिलाकर के अब जो वोट डालने वाले लोगों की संख्या हो गई है 7.42 करोड़। बिहार के किस जिले में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी। यहाँ पर SIR के दौरान 2,66,900 मतदाताओं के नाम हटाए गए, जो बिहार में सबसे अधिक है। इनमें से महिलाओं की संख्या रही 1,31,190। ओवरऑल महिलाओं में देखेंगे तो सबसे अधिक संख्या गोपालगंज में कटा है, 1,51,576। सबसे कम मतदाता कटे हैं मधेपुरा में, केवल 6,083। 4 जिलों रोहतास, दरभंगा, नालंदा और शेखपुरा में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जबकि बाकी 34 जिलों में कमी दर्ज की गई है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के बाद मतदाता सूची में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिला मतदाताओं का अनुपात कितना रह गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 892। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में 1,000 पुरुषों पर 914 महिलाएं थी, लेकिन SIR के अभियान के बाद 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित अंतिम सूची में यह संख्या घट के रह गई है 892, यानी 22 महिलाओं की कमी दर्ज हुई है प्रत्येक 1,000 में। इस दौरान 22.74 लाख महिलाओं और 15.55 लाख पुरुषों के नाम हटे हैं। किशनगंज में अनुपात 937 से घटकर हो गया है 874। सर्वाधिक अनुपात वाले जिलों की सूची में भागलपुर नंबर 1 पर है 939 के साथ, और सबसे कम रहा लखीसराय का और पश्चिम चंपारण का, दोनों का कितना, 872। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीपक आनंद। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी कर श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद को जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। ये 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं और सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। विश्वविद्यालय का संचालन फिलहाल पटना स्थित दशरथ मांझी अध्ययन संस्थान से अस्थायी रूप से होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित 57 नई केंद्रीय विद्यालयों में से बिहार को कितनी आवंटित की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19, यानी 33%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर को 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी, जिनमें से 19 बिहार को आवंटित हुई है। ये 19 विद्यालय बिहार के 16 जिलों में स्थापित होंगे, जिससे बिहार के सभी 38 जिलों में केंद्रीय विद्यालयों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और
करंट अफेयर्स चाहते हैं बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी, तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और कोर्सेज से जुड़िए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत कितने विवाह मंडपों का निर्माण 500 करोड़ रुपए की लागत से होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1000। बिहार सरकार ने एक योजना के तहत 1000 ग्राम पंचायतों में आधुनिक विवाह मंडपों के निर्माण की घोषणा की है, जिसकी कुल लागत होगी 500 करोड़ रुपये। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है। इससे ग्रामीण समाज में शादी के खर्चों का बोझ कम होगा। घड़ियाल संरक्षण में गंडक नदी देश भर में किस स्थान पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। 4 अक्टूबर को पटना जू में वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बीच घड़ियाल संरक्षण और संवर्धन के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए। पटना जू वर्तमान में घड़ियाल संरक्षण में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक डॉक्टर समीर सिन्हा ने कहा कि गंडक नदी अब चंबल के बाद घड़ियाल संरक्षण में दूसरा प्रमुख केंद्र बन चुकी है। इसके अंतर्गत बेतिया में इंक्यूबेशन और इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना होगी, जिससे घड़ियाल संरक्षण और जन जागरूकता को और मजबूती मिलेगी। 2015 में गंडक नदी में 50 से कम घड़ियाल थे, लेकिन पटना जू से 30 घड़ियालों के पुनर्वास के बाद यह संख्या 372 प्लस हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर 2025 को किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन दिल्ली से कौशल दीक्षांत समारोह 2025 के दौरान शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी युवा केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसकी कुल लागत 62,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसमें PM सेतु योजना 60,000 करोड़ रुपए और बिहार की विशेष परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका लक्ष्य बिहार को स्किल कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना है। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 अक्टूबर 2025 को नालंदा जिले के राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसमें 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। स्टेडियम का डिजाइन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से प्रेरित है और यह पारंपरिक ईंटों व पत्थरों से निर्मित है। इसकी 13 पिचें BCCI मानकों के अनुरूप है, जिनमें महाराष्ट्र की लाल मिट्टी और मोकामा घाट की काली मिट्टी का मिश्रण प्रयोग हुआ है। परियोजना की लागत पहले 740 करोड़ रुपए थी, जो कि शुरुआत हुआ था 12 अक्टूबर 2018 को। अब इसकी जो लागत है वो बढ़ के हो गई है 1121 करोड़ रुपए। इसमें ऑस्ट्रेलिया से एस्ट्रोटर्फ और जर्मनी से उन्नत ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। पटना मेट्रो के पहले चरण में कितने स्टेशन शामिल हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर को पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसमें ISBT, 0 माइल और भूतनाथ 3 स्टेशन शामिल हैं। लगभग 3.6 किलोमीटर लंबा ऊंचाई वाला मार्ग सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा और 3 कोच वाली ट्रेन में 900 यात्रियों की क्षमता है, जिसमें से 150 यात्री बैठ सकते हैं और 750 यात्री खड़े हो सकते हैं। एक फेरा लगने में 20 मिनट लगता है। पटना मेट्रो के उद्घाटन के साथ भारत का कौन सा शहर बन गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24वां। अब भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क 1017 किलोमीटर तक पहुंच गया है। पहले देश के केवल 23 शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट थी, जबकि 2014 में तो मात्र 5 शहरों में 248 किलोमीटर नेटवर्क था। पटना मेट्रो परियोजना को नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 11 जून 2013 को मंजूरी दी थी, आज से 12 साल पहले। केंद्र सरकार ने इसे जून 2014 में हरी झंडी दी और 5 चरणों में निर्माण योजना स्वीकृत की, जिसके तहत पीएम मोदी ने 17 फरवरी 2019 को पहले कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी।
इस परियोजना के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया गया और दिल्ली मेट्रो को सलाहकार नियुक्त किया गया। लगभग 13,925 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को बिहार सरकार, केंद्र सरकार और जीका क्या है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से वित्तीय सहायता मिली है। दुनिया की पहली मेट्रो किस शहर में थी? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कितने वर्षों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाला चुनाव है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 40 वर्षों के बाद। केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 6 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों की घोषणा की। चुनाव 2 चरणों में होगी। पहला चरण 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरा 11 नवंबर को 122 सीटों पर चुनाव होगा। मतगणना का डेट रखा गया है 14 नवंबर 2025। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता के लिए 100% वेबकास्टिंग और रंगीन फोटो वाली ईवीएम्स का उपयोग सुनिश्चित किया है। इससे पहले 1985 में 2 चरणों में चुनाव हुआ था, तो 40 साल पहले। 2000 ईस्वी में झारखंड के गठन के बाद बिहार की सीटें 324 से घटकर 243 रह गई है। 2010 में तो 6 चरणों में चुनाव हुए थे, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे लंबी प्रक्रिया थी। बिहार के किस खिलाड़ी ने 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इमरान आलम। रोहतास के इमरान ने अंडर 16 बॉयज पेंटाथलॉन स्पर्धा में 3911 अंकों के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। यह आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुआ। पेंटाथलॉन एक बहु इवेंट एथलेटिक्स स्पर्धा है जिसमें दौड़, कूद और फेंक जैसी 5 प्रतियोगिताएं शामिल होती है। 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलका सिंह। सीवान की रहने वाली अलका सिंह ने अंडर 20 गर्ल्स शॉट पुट 4 किलोग्राम स्पर्धा में 14.03 मीटर की दूरी फेंककर कांस्य पदक जीता। इससे पहले इसने 2024 के खेलो इंडिया स्मिता लीग में स्वर्ण पदक जीता था। इस राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 3 पदक हासिल किए। एक स्वर्ण पदक की चर्चा पिछले प्रश्न में हो चुकी है, ये था कांस्य पदक, और दूसरा कांस्य पदक अंडर 18 बॉयज 1000 मीटर रिले टीम ने महाराष्ट्र के साथ संयुक्त तीसरा स्थान प्राप्त करके जीता। बिहार ने पदक तालिका में 12वां स्थान हासिल किया। शीर्ष पदक तालिका में जो टीम थी वो थी हरियाणा की 25 से भी अधिक पदकों के साथ। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लेट ग्रुप में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बिहार को प्लेट ग्रुप में शामिल किया गया है, जहां अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम जैसी टीमें भी है। यह समूह प्लेट डिवीजन का हिस्सा है, जिसमें सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ लीग प्रारूप में मुकाबला करती हैं। बिहार और मेघालय को 24-25 सीजन में एलीट डिवीजन में कोई जीत दर्ज न करने के कारण प्लेट ग्रुप में रेलीगेट किया गया, जबकि गोवा और नागालैंड को प्लेट से एलीट डिवीजन में प्रमोट किया गया। नए नियमों के अनुसार प्लेट ग्रुप की विजेता टीम को 26-27 सीजन के लिए एलीट ग्रुप में प्रमोशन मिलेगा। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के पहले मैच में किस खिलाड़ी ने दोहरा शतक बनाया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयुष लोहारुका। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बिहार ने पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश को 1 पारी और 165 रनों से हराया। आयुष ने शानदार 226 रनों की दोहरी शतकीय पारी खेली, जिससे बिहार ने 9 विकेट पर 542 रन बनाकर पारी घोषित की। इसके जवाब में अरुणाचल प्रदेश की टीम
पहली पारी में 105 और दूसरी पारी में 272 रनों पर सिमट गई। रणजी ट्रॉफी इतिहास में उप कप्तान बनने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वैभव सूर्यवंशी। 14 वर्षीय वैभव को बिहार रणजी टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है, जिससे वे रणजी ट्रॉफी इतिहास के सबसे युवा उप कप्तान बन गए हैं। समस्तीपुर के रहने वाले वैभव आईपीएल 2025 के सबसे युवा सेंचुरियन के रूप में पहले से ही प्रसिद्ध है। टीम के कप्तान कौन हैं? साकिबुल गनी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाताओं को जागरूक करने हेतु चुने गए शुभंकर का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चिरैया। 23 अक्टूबर को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने पटना स्थित निर्वाचन विभाग में राज्य का नया शुभंकर चिरैया लॉन्च किया, जिसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। चिरैया का उद्देश्य प्रत्येक मतदाता को यह याद दिलाना है कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का कर्तव्य है। यह प्रतीक हर सुबह की तरह नई ऊर्जा और आशा के साथ मतदान के प्रति प्रेरणा का संदेश देती है। जैन धर्म पर देश की पहली एनिमेटेड फिल्म तीर्थंकर के निर्देशक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र जैन। पटना के राजेंद्र जैन द्वारा निर्देशित फिल्म तीर्थंकर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवन यात्रा पर आधारित एक 2 घंटे 35 मिनट वाली लंबी एनिमेटेड फिल्म है, जिसे मुख्यतः पावापुरी और अन्य जैन तीर्थ स्थलों पर फिल्माया गया। इस फिल्म में बिहार के योगदान को पटकथा, संगीत और सिनेमेटोग्राफी के माध्यम से दर्शाया गया है। इसका प्रीमियम फिल्म का 11 अक्टूबर को पटना में हुआ। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में सभी आईआईटीज में आईआईटी पटना का स्थान क्या रहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छठा। आईआईटी पटना ने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 601 से लेकर के 800 बैंड में अपना स्थान प्राप्त किया, जो इसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता और शोध क्षमता को दर्शाता है। यह रैंकिंग 9 अक्टूबर को जारी की गई। आईआईटी पटना सभी 23 आईआईटीज में छठे स्थान पर रहा और भारत के 128 संस्थानों में शामिल होकर अपने निरंतर विकास और वैश्विक पहचान को सुदृढ़ किया। आइए अब कुछ प्रश्न नदियों से लेते हैं। धौंस नदी जो बिहार में हालिया बाढ़ का कारण बनी, किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी। धौंस नदी जो अधवारा नदी समूह की एक प्रमुख सहायक है, बिहार के मधुबनी जिले से होकर बहती है। अक्टूबर 2025 में बेनीपट्टी प्रखंड में इसके उफान से जमींदारी बांध में रिसाव हुआ, जिससे कई गांवों में बाढ़ और फसलों की तबाही हुई। नेपाल से निकलने वाली यह नदी भारी वर्षा के कारण खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई, जिसमें 20,000 एकड़ धान की फसल डूब गई। कोसी नदी गंगा नदी में बिहार के किस जिले में मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कटिहार। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। यह सुपौल के बीरपुर बैराज से बिहार में प्रवेश करके सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया से बहती है। न्यूज़ में क्यों है? अक्टूबर 2025 में इसका जल स्तर 5.33 लाख क्यूसेक पहुंचा, जो 57 वर्षों में दूसरा सबसे ऊंचा स्तर था। कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने पर 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया और तटबंधों पर गश्त बढ़ाई गई। बागमती नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीतामढ़ी। यह नेपाल के शिवपुरी पर्वत से निकलकर सीतामढ़ी जिले से बिहार में प्रवेश करती है और खगड़िया के बदलगंज के पास कोसी नदी में मिल जाती है। यह नदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर से होकर बहती है। न्यूज़ में क्यों है? अक्टूबर 2025 में इसका जल स्तर लाल निशान से 44 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा, जिससे रुन्नी सैदपुर में तटबंध रिसाव और बाढ़ आई। इस बाढ़ से 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए और तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी शुरू की गई। गंडक नदी बिहार में अपनी मुख्य नदी में कहाँ मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी, जिसे नारायणी या काली गंडकी भी कहा जाता है, नेपाल के धौलागिरी पर्वत से निकलकर बिहार में वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है और वैशाली जिले के सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। अक्टूबर 2025 में नेपाल की भारी वर्षा से इसका जल स्तर
लाल निशान से ऊपर पहुंच गया, जिससे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सारण में बाढ़ आ गई। गंडक बैराज से 5.62 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 2003 के बाद सबसे अधिक था। इसके परिणाम स्वरूप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एक बड़ा भाग जलमग्न हो गया। कमला बालान नदी अपनी मुख्य नदी में कहाँ मिलती है और वह मुख्य नदी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा में मिलती है, कोसी नदी में। यह नदी नेपाल के महाभारत पर्वत श्रेणी से निकलकर बिहार के जैनागढ़ मधुबनी के पास प्रवेश करती है और मधेपुरा में कोसी नदी से मिलती है। यह मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर से होकर बहती है और कोसी बेसिन की प्रमुख सहायक है। न्यूज़ में क्यों है? अक्टूबर 2025 में नेपाल की भारी वर्षा से इसका जल स्तर लाल निशान पार कर गया, जिससे बेनीपट्टी और जैनागढ़ में बाढ़ आई और 20,000 एकड़ धान की फसल नष्ट हो गई। इसकी उच्च सिल्ट मात्रा के कारण यह नदी उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में बार बार बाढ़ लाती है। बूढ़ी गंडक नदी बिहार में किन जिलों से होकर बहती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। यह नदी नेपाल के सोमेश्वर पर्वत से निकलकर बिहार में चनपटिया, पश्चिम चंपारण के पास प्रवेश करती है और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय व खगड़िया से होकर गंगा में मिल जाती है। अक्टूबर 2025 में नेपाल की भारी वर्षा से इसका जल स्तर लाल निशान पार कर गया, जिससे मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में बाढ़ आई और धान की फसलें नष्ट हुई। नदी का उच्च सिल्ट लोड उत्तरी बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण है। भारत और नेपाल के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित ऊर्जा सहयोग समझौते में बिहार के किस स्थान को नेपाल के इनारवा से जोड़ा जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यू पूर्णिया। भारत और नेपाल के बीच 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित ज्वाइंट वेंचर और शेयर होल्डर समझौते के तहत इनारवा नेपाल और न्यू पूर्णिया बिहार के बीच 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विकसित की जाएगी। यह 135 किलोमीटर लंबी लाइन, जिसमें नेपाल में 26 किलोमीटर और भारत में 109 किलोमीटर 2030 तक पूरी होगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 6.78 बिलियन इंडियन रुपीज है, जिसमें नेपाल सेक्शन 2.65 बिलियन और भारत सेक्शन 4.13 बिलियन इंडियन रुपीज का होगा। यह पहल भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग और पूर्णिया की विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। 35वीं सीनियर राष्ट्रीय सेपक टाकरा चैंपियनशिप में बिहार की पुरुष टीम ने किन 3 स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेगू, डबल और क्वैड। गोवा के कैंपल में आयोजित 35वीं सीनियर राष्ट्रीय सेपक टाकरा चैंपियनशिप ने बिहार की पुरुष टीम ने इतिहास रचते हुए रेगू, डबल और क्वाड तीनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते। यह राज्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार ऐसा प्रदर्शन था। रेगू में बिहार ने राजस्थान को, डबल में कर्नाटक को और क्वाड में महाराष्ट्र को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। कुल मिलाकर बिहार ने 3 कांस्य पदक के साथ संयुक्त रूप से 5वां स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र टॉप पे रहा 3 स्वर्ण पदकों के साथ। विकास पुरुष पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुरली मनोहर श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गर्दनी बाग स्थित ठाकुरबाड़ी परिसर में वरिष्ठ पत्रकार मुरली मनोहर श्रीवास्तव की लिखी पुस्तक विकास पुरुष का लोकार्पण किया। यह पुस्तक पैनग्राम पब्लिशर्स इंडिया दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इसमें नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर, सुशासन के मॉडल, शासन में पारदर्शिता और बिहार के हालिया विकास योगदान का विस्तार से चित्रण है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में संपूर्ण डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। NCRB 2023 के अनुसार बिहार में मानव तस्करी के 132 मामले दर्ज हुए, जिससे यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा के बाद चौथे स्थान पे रहा। कुल 510
पीड़ितों में से 353 नाबालिग और 157 वयस्क थे, जबकि नाबालिग तस्करी में बिहार राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। चार्जशीट देखेंगे तो 95% से भी अधिक मामले में दायर हुई, लेकिन कोई सजा नहीं मिली। यह राज्य में तस्करी नेटवर्क और न्यायिक देरी की गंभीरता को दर्शाता है। दोस्तों, अक्टूबर 2025 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। इसका कंटेंट आपको इस वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में पॉइंट वाइज मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।